चलिए देखिएगा, अभी क्या पढ़े पिछले क्लास में? गुलाम वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या किया था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और दिल्ली पर किसकी स्थापना हो गई? खिलजी वंश की। कब? 1290। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा। ठीक है, 1290 से 1320। मुश्किल से आप कितना साल हुआ? 30 साल, है ना? तो कम सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा? खिलजी, जो शुरुआत हुआ था 1290 से और अंतिम हुआ 1320 में। गुलाम वंश के अंतिम शासक को क्यूमर्स की हत्या कर फिरोज कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। कहाँ पे? दिल्ली में। अभी आप देखिए, खिलजी जो है तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क, एकदम लो क्वालिटी के। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की। पढ़े थे पिछले क्लास में कि क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में दिल्ली में किसकी स्थापना कर दिया? खिलजी वंश की स्थापना। अब जलालुद्दीन खिलजी 12, अब इसका देखिए उसमें कुल कितने शासक? 5 शासक। सबसे कम समय तक शासन करने राजवंश खिलजी, 1290 से 1320, मात्र 30 साल तक। तो 30 साल में 5 को शासक आए। एक आपका जलालुद्दीन खिलजी 90 से 96, अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316, शिहाब उद्दीन खिलजी 1316 में, कुतुब उद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320, और नासरुद्दीन खुसरवर शाह, है ना, ये 15 अप्रैल से 27 अप्रैल, मतलब मुश्किल से क्या दिन? 12 दिन तक, है ना। और ये अंतिम हो गए। कौन? नासरुद्दीन खुसरवर शाह। बस किस वंश का अंश शासक? खिलजी वंश का। ठीक है, और शुरुआत करते किसका? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ये है जलालुद्दीन हाँ जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 में क्या है, किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की। 70 साल की उम्र में, है ना, इसलिए फोटो यू एकदम बुढ़ौती वाला है। 13 जून 1290 इसने अपनी राज्याभिषेक जो है कैकूबार द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ, और इसने राजधानी कहाँ बनाया? किलोखरी को बनाया। किसने बनाया अपनी राजधानी? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रमुख क्या क्या घटनाएं घटी उसको देख लेते एक नजर में। तो मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया, और सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन करके उसको हरा दिया या उस विद्रोह को दबा दिया। रणथंभौर अभियान 1291 में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया, और यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव था। मतलब कि रणथंभौर का अभियान तो किया, लेकिन रणथंभौर का किला जो है कितना सुदृढ़ था, मतलब कितना अच्छे ढंग से था कि उसको भेद नहीं कर, मतलब उसको तोड़ नहीं पाया, और ये क्या वहां से रिटर्न हो गया। फिर मंगोलों का आक्रमण हो गया 1292 में। अब्दुल खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हो गए। ठीक है, चंगेज खां भी एक मंगोले था, लेकिन जब तक चंगेज खां था तब तक वो पावरफुल रहा, लेकिन उसके बाद तो उतने पावरफुल थे नहीं, हार गए एकरा से, जलालुद्दीन खिलजी से। कब? 1292 में। ठीक है, सिद्दी मौला को मृत्यु दंड। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे, और सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना जान के क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया सिद्दी मौला। ठीक है, देवगिरी अभियान 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ,
और इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपना अपार धन प्राप्त किया वहां से, और सुल्तान की हत्या कर दिया गया। 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या करा दिया। ठीक है, वहां के जो सुल्तान थे करवा दी हत्या। कब? 1296 में। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, सब अपने ये हैं। सुल्तान की हत्या उसका अपना भतीजा था ये अलाउद्दीन खिलजी, और दामादो था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद ने कर दी। कब? 22 अक्टूबर 1296। और यह दिल्ली का क्या बन गया? सुल्तान। ये है भैया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास, है ना, अली तथा गुरसास। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण, है ना। अपने चाचे के मरवा दिया, बोलता अपने आप को सिकंदर। बताइए तो इन्हें कोई करवा सकता है जी हत्या? नहीं करवाता है। और यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा कौन थे? मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना धर्म, अपना निर्णय क्या कर लिया? बदल दिया। ये चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी की नया धर्म चले, जिसको हम चलाएं। लेकिन उस समय उसके जो विद्वान था, जिसको ये मानता था, इसका नाम था क्या? उलेमा कहने पर ये नहीं चलाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी। सेना के पहले क्या था? भूमि दे रहा था, अभी नगद कैश दे रहा है, पैसा। और अस्थाई सेना रखा, मतलब जितना सेना हमारी टीम में रहेगा तो रहेगा। ठीक है। और घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की किसने किया? अलाउद्दीन। अब यहाँ पर घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने में क्या है? ये अभी भी होता है। अगर फौज में जाइएगा आप तो आपका उम्र, हाइट, वेट, कलर सब लिखाता है ना, है ना। ये उसका हुलिया लिखाता है। इसने भी शुरू किया सेना का हुलिया लिखने का। अब घोड़ा दागने का मतलब घोड़ा मतलब क्या था? उसका चिन्ह देता था कि कौन जो है घोड़ा किसके लिए है, कि कुछ में पोस्ट होता है ना। अब ना आ गया है गाड़ी, है ना, अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको अलग अलग गाड़ी मिलेगा, अलग अलग बत्ती चलता था। उसमें तो घोड़े था अलग अलग, उसी में एकदम ऊपर का सेनापति है, कोई उसके नीचे का सिपाही है, तो रैंक के हिसाब से घोड़ा पर रहता था मोहर, है ना। कौन से मोहर वाला घोड़ा किसके लिए था वो दिया जाता। बस समझ में आया। और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। समझे कि जितना उपज होगा उसका 50% ले लेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एकदम टैक्स बढ़ा दिया। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, इंपॉर्टेंट हो गया। लूटे हुए धन क्या बोला गया? खम्स। उसमें सुल्तान का हिस्सा पहले 25% था कि 25% लेंगे सुल्तान। इसका सेना उना जो है आक्रमण किया, अब वहां धन सम्पत्ति लूटा, तो जो लूट का हिस्सा हुआ तो उसमें सुल्तान के साथ 25% था पहले, अब 75% सेना में बढ़ता था। लेकिन ये ठीक उसका उल्टा कर दिया, बोला क्या कि नहीं 75% हम रखेंगे, अब 25% सेना रखेगा। ठीक है, उल्टा कर दिया। और अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। एक था जफर खा, नूर सतन खा, उलुग खा और मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम आता है ज्यादा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर 1000 दिनार में। और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनार किसी बोला था? मलिक। खरीदा गया था, एक दास के रूप में खरीदा गया था। अब आदमी को क्या बना दिया? सेनापति बना दिया, है ना। देखिए अब
अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण कितना कितना हुआ है? तो पहला था 1297 में। मंगोल नेता कौन थे? कादर खां। उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। उलुग खां इसका सेनापति है, देखिए है ना सेनापति, 4 गो में यू भी एक उलुग खां भी है। और आते हैं 1299 में सल्दी, इसमें जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। अब जफर खां भी इसका सेनापति है, देखिए यहाँ पर जफर खां भी मिलेगा, है ना, ये भी पराजित कर दिया इसको। 1299 में ही कुतलुग ख्वाजा, ये मंगोल सेनापति था, उसने किया आक्रमण और जफर खान ने पराजित किया, फिर से हराया इसको, किसको? कुतलुग ख्वाजा को। आगे बढ़ेंगे तो 1303 में तरगी बेग, इसमें सल्तनत सेना ने पराजित किया। 1305 में अली बेग, तरकत एवं तरगी बेग, तीनों मिला तो मलिक नायक ने के नेतृत्व में सेना ने क्या किया? इसको पराजित किया। 1306 में कुबक, कहाँ के? मंगोल शासक नेता था, इसने हमला किया, इसको मलिक काफूर ने पराजित किया। किसने पराजित किया? मलिक काफूर ने पराजित। कब? 1306 में। आगे आते हैं विद्रोह, इसके समय में क्या क्या हुआ था? तो 1301 ईस्वी में इसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। पहला विद्रोह हुआ अकद खां का विद्रोह, दूसरा हुआ अमर खां एवं मंगू का विद्रोह, और तीसरा हुआ हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, तो किसके खिलाफ था? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ में था। बाद में हुआ क्या कि एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की था। बरीद तथा मुनहिया या जासूस नियुक्त किए गए, तेज था। वर्तमान में से चल रहा है ना, अभी भी होता है ना गुप्तचर विभाग, इसने भी शुरू किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और एक गुप्तचर विभाग बनाया और जिसमें एक आदमी रखा जिसका नाम क्या होता था? बरीद तथा मुनहिया, जो जासूस होते थे, है ना। और कौन कौन इस पर आक्रमण करने वाला है, कहाँ पर राजा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये सब का जानकारी देता था। किसको? सुल्तान को, तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और अमीरों से के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ताकि अगर अमीर जो है मेल जोल करेंगे आपस में, ये लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, है ना, ये लोग के आपसी संबंध मेल जोल खत्म कर। ठीक है, और क्या किया? शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा। ठीक है, शराब और भांग, बोला कि शराब और आप सेना पीले रहेगा, मतलब कि सेनापति जो है शराब पी के हमारे पर आक्रमण कर, लेकिन ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, दोनों बंद, शराब और भांग दोनों बंद। क्या बोला कि शराब भांग पीने के चक्कर में क्या होगा? हमारे खिलाफ तो षड्यंत्र करेगा, इसलिए दोनों बंद करा दिया। डरपोक था बहुत बड़ा। और क्या? और क्या? देखिए, अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ली। जो भूमि मिला था ना अंग्रेज को, थी क्या बोलते हैं, सेना लोग को, जिस सेना को भूमि मिला था अनुदान में, उसको सबको ये वापस लेना शुरू कर दिया। बोला कि ना, दो हमारी भूमि। ठीक है, और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाए, है ना। जिनके पास संपत्ति ज्यादा है वो टैक्स के रूप में क्या करेगा? ये ले लेगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के अभियानों के 2 भागों में बांटा गया। पहला उत्तर भारत का अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का अभियान। तो उत्तर भारत का अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन? अलाउद्दीन। जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर भी वो अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासक करने के अधिकार देते। बोला क्या है? उत्तर का अभियान और दक्षिण का अभियान। उत्तर के अभियान में जिसको जीता उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, बोला कि तुम लोग हमारे शासन में रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत में जिस क्षेत्र को जीता उसको अपने मिलाया नहीं, उसको वहां के राजा ने किया, जो राजा जो है इसके अधीन काम करेंगे। बात समझे?
तो वहां में क्या था कि उसको अपने अधीन रखकर शासन करने का फरमान दिया कि आप जो है शासन कीजिएगा, लेकिन हमारे अधीन रहकर हम जो बोलेंगे वही आप ही बोलिएगा, ये तो हम आक्रमण करके फिर से छीन लेंगे। ठीक है, ये होता है अधीनता स्वीकार करना। बाद में हुआ क्या, इस समय यहाँ, अब देखिए यहाँ पे एक आता है गुजरात में, जो इम्पोर्टेंट होता है। इस समय यहाँ का शासक कौन थे, कर्ण बघेला, है ना। तो 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया। ये और डरपोक, बिना लड़ले भाग गया, जाओ लड़वे नहीं करा। और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुजरात का शासक था कर्ण बघेला, बिना लड़ले भाग गया। कहाँ भाग गया, देवगिरी के रामचंद्र के पास। दूसरा आता है रणथंभौर विजय। इस समय यहाँ का शासक कौन थे, हमीर देव। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया, है ना। इसका मंत्री था छोटा, कौन था, रणमल। इसने ही कर दिया क्या, विश्वासघात, और हार गए कौन, हमीर देव, है ना। पर क्या हार गए, रणथंभौर हार गए। चित्तौड़ विजय, ये आपका होता है जौहर। पद्मावती का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, यही छोटा था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया, ठीक है, और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया धोखे से। यहाँ पर लिखना जरूरी है, धोखे से मारा था वो, पीठ पर वार किया था, तब वो राजा रतन सिंह हारे थे, है ना। सामने वार करे का औकात नहीं था उसको, डरे मारे वो पीठ पर वार करा था। वो मलिक काफूर उसको मारा था जी, पीछे से छुप के, सामने से मारवे नहीं किया था। किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के संग क्या कर ली, जौहर कर। ये मतलब कि पद्मावती मूवी देखे होंगे, इसी पर आधारित है पूरा कहानी। इसमें मूवी में कुछ कुछ झूठ भी दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ कुछ झूठ, है ना। सच्चाई कुछ और है, लिखता कुछ और है, परोसता कुछ और है। सब पद्मावती है, उस समय सुंदर थी, बहुत सुंदर, है ना। अभी था या छोटा, अलाउद्दीन खिलजिया एक को बहका दिया कि आप इतना बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, उतना सुंदर रानी तो आपके पास होना चाहिए था, है ना। अब इसलिए बहक गया तो बोला कि चलो उसको कब्जे कर लेते हैं। वहाँ के राजा को हरा के उनको कब्जा अपने अंदर कर लेते, ठीक है। लेकिन ये ऐसा थोड़ी है, बोला क्या है कि यहाँ पे जैसे वो आक्रमण किया, जीत रहे थे कौन, राजा रतन सिंह, धोखे से मारा इनको, ठीक है, धोखे से मारा। और जैसे ही पता चला पद्मावती को कि राजा रतन सिंह मारे गए, तो क्या कर ली, पूरे महल की जितने भी महिलाएं थी रानी के संगे जौहर कर दी, ठीक है। जौहर होता क्या कि जिंदे आग में जल जाए, कूद गए। और अभी भी जो वहाँ पर जो वो बड़ा सा कुंड है, वो अभी भी वहाँ पर है किला के अंदर में। ये जब गया ही तो मने मने खुद तक जब तो हराएंगे हैं, अब तो मिल ही जाएगी। वहाँ गया तो खाली लाश मिला इसको, है ना। चित्तौड़ के महल में एक भी इसको महिला मिलवे नहीं किया, सिर्फ क्या मिला, तो महिलाओं का लाश, जलते हुए लाश। ये होती है आपका प्रतिबद्धता। अब तो देखने करते क्या क्या ट्रेंड चलता है ना। आजकल की महिलाओं का अलग शौक पालते, न लाज है न शर्म है। आइए लास्ट में मालवा विजय, क्या है 1305। इसमें क्या है, इस समय यहाँ का शासक कौन, महलक देव था। कौन था, महलक देव। 1305 में मालवा अभियान हुआ, जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया, ठीक है। आगे आते हैं दक्षिण भारत का अभियान। और दक्षिण भारत के अभियान में इसका साथ है कौन, मलिक काफूर, ठीक है। पहले कौन सा है, देवगिरी अभियान 1307 में। देखिए इस समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। जहाँ वो भाग के गए थे ना, कौन, याद कीजिए, आई भाई साहब,
कर्ण बघेला, है ना। कर्ण बघेला गुजरात से भागकर देवगिरी भाग गए थे। देवगिरी दक्षिण भारत में है, ठीक है। वहां से कौन थे? रामचंद्र, जिसने कर्ण बघेला को दिया था शरण। बाद में इसको बदला ले लिया है एक मल्लिक कफुरवा। क्या कर दिया कि देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, जिसने 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ? रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया, बंदी बना लिया पूरे परिवार सहित थे। रामचंद्र देव को, पत्नी को, पुत्री को, सबको बंदी बना के और भेज दिया दिल्ली, ठीक है। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया, ठीक है। अब तो जान बचाना था उनको, तो कुछ दिमाग लगाए। और क्या हुआ? सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एवं राय राया की उपाधि प्रदान कर। किसको? रामचंद्र देव को। और छोड़ दिया, ठीक है। बेटी भी यहीं दे तो ससुर से मारेगा वो। अब क्या? तेलंगाना में इस समय तेलंगाना का कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। हार गया तो उसका अधीन हो गया, बोला कि ठीक है, हमको मारिए नहीं, हम आप ही के अंडर में शासक बने रहेंगे, आप मेरी तरफ से उपहार लीजिए, ठीक है। फिर होयसल राज पर आक्रमण। इस समय यहाँ का कौन था? बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र। पूछता है कि होयसल की राजधानी कहाँ? सवाल पूछता है ना। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। इसके राजा कौन? बल्लाल देव तृतीय। इसने भी क्या कर लिया? सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। बाद में आते हैं यहाँ पे पांडे राज पर आक्रमण। तो इस समय यहाँ का कौन? वीर पांडे। और की राजधानी कहाँ? मदुरा। पांडे की राजधानी मदुरा, याद किए होंगे आप लोग। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरै पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांडे इसके हाथ नहीं लगा और यहाँ पर इसने क्या हुआ? भीषण लूटपाट मचा दिया, ठीक है। बाद में हुआ क्या कि दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन? वीर पांडे, ठीक है। वीर पांडे जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। दक्षिण भारत का एकमात्र शासक हुआ, ठीक है। लूटपाट किया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया। बाद में क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई। सेना की सुविधा की, तो कैसी सुविधा? बोला क्या है कि बाजार नियंत्रण नीति 2 सिद्धांत बढ़ाए थे। पहला, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, है ना। कोई बढ़ा के नहीं बेचेगा, जितना उत्पादन लगा हुआ है उसी में कुछ प्रॉफिट लेके आप बेचिएगा फिक्स प्राइस पे। ऐसा नहीं कि मन बढ़ा के कुछ हो, आ गया ना त्योहार आ गया तो 10 के सामान 30 में बेच रहे हैं, होता है ना जी, वैसा नहीं। और बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए, क्योंकि जरूरत जो है आम जरूरत, जो खाने पीने का सामान होता है सबको चाहिए, इसकी कमी ना हो, इसके लिए वो क्या किया? बाजार नियंत्रण, ताकि कोई जो है इसमें ब्लैक में सामान ना बेचे, काला बाजारी ना करे। ऐसा होता है ना काला बाजारी, अभी के डेट में होता है काला बाजारी। क्या है? जो सामान महंगा कैसे होता है, आप देखे होंगे कभी कभी टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, है ना, दाल महंगा हो गया, क्या करता है? सब स्टोर कर देता है, तो बाजार में अवे नहीं करेगा। अब बाजार में नहीं आ रहा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, दाम बढ़ गया, जैसे ही दाम बढ़ेगा तो गोदाम से निकाल के बेचेगा। यही होता है, बस समझे। इसकी कमी ना हो जाए इसके लिए क्या किया? वो बाजार नियंत्रण, कोई काला बाजारी स्टॉक ना करे। और सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए। पहला था कि मंडी। मंडी क्या था? तो यह अनाज का बाजार, यहाँ अनाज मिलता था। इससे संबंधित 8 जाब्ता अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसमें अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य क्या था? निर्धारित था, सभी का दाम फिक्स था, इसी दाम में आपको सामान बेचना है। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहना मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था की, है ना। सहना मंडी क्या था
कि वो कंट्रोल करता था बाजार के दाम की बढ़ोतरी घटोतरी। आज जो भी जमाखोर होते थे उनको दंड देता था, कठोर दंड, ताकि अगली बार किसी को हिम्मत ना करे जमा करने का, है ना। जमा करने का होता है कि बाजार में सामान नहीं पहुंचता, अब बाजार में सामान पहुंच नहीं रहा है और उसका डिमांड हो, वही है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए ऐसे कि घर में चावल सबके यहाँ बनता है, चावल दाल बन रहा है सबके यहाँ, है ना। अब चावल दाल बाजार में नहीं आ रहा है, लेकिन जरूरत सबको चाहिए ना खाने के लिए, क्या करेंगे, दाम महंगा में मिलेगा तब भी लेंगे। जैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था, अब वही शायद है वहाँ पे, चीनी हो गया है, आटा हो गया, कितना रुपये किलो था जी, 450 350 रुपये किलो। एक ट्रे अंडा 650 क्या है था, हाँ ये नहीं है वहाँ खाए वाला सब है। यही ना महंगाई होता है। इसको लिए क्या है कि जमाखोरों को दंड देने के लिए बनाया क्या, एक सहनाए मंडी बना के रखा, जो क्या किया था, मंडी पर था कंट्रोल। अगला में आते हैं तो अगला क्या था आपका, सराय अदल, ये न्याय के लिए था, न्याय के स्थान था। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी आदि बिकता था। किसमें, सराय अदल में। घोड़ों, दासे एवं मवेशियों का बाजार तीसरा था। इसमें संबंधित समान नियम थे। पहला नियम, किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण, मतलब जो घोड़े, दास है और मवेशी जानवर हैं, तो जैसा जैसा किस्म रहेगा उसके अनुसार उसका दाम रहेगा, ठीक है। और दूसरा नियम, दलालों पर कठोर नियंत्रण। दलाल होता है ना सामान बेचवाने वाला, बिचौलिया, मीडिएटर, जो सामान के दाम बेचता था, आपसे लेगा कुछ में, अगला को दे कुछ और में, आप बीच में पैसा कमाएगा। तो दलाल पर कठोर अधिनियम थे, बीच में दलाल नहीं आएंगे, या जिसका सामान है वही बेचेंगे और उनको जो भी प्रॉफिट हो अपना रखेंगे, ठीक है। पांचवा क्या था, चौथा है ना, सामान्य बाजार। इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकते थे, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन, ये सब, ठीक है। और इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर निर्धारित किया गया, मतलब सबका मूल्य फिक्स था। जितना उत्पादन में लग रहा है उससे ही बढ़ाकर कुछ आपको बेचना है, ऐसा नहीं कि जे मन किया वो बेच दिया। समझ में आ रहा है ना। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण काल, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में, सीरी का किला दिल्ली में, 1000 खंभा महल दिल्ली, किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। सीरी का किला, 1000 खंभा महल और अलाई दरवाजा। देखिए ये कुतुब मीनार के बगल में है, कुतुब मीनार है, ये बगल में है अलाई दरवाजा, दिखा ना। किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया। मलिक काफूर को पावर हो गया था ज्यादा, है ना, जिसको मन किया उसको बना दिया। तो उसका 6 साल का जो बेटा था, जिसका नाम क्या था, शिहाबुद्दीन खिलजी, उसको बना दिया शासक, ठीक है। और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। प्रतिशासक बनने से फायदा क्या था कि जो बोलेगा वही ना करेगा, वो तो 6 साल का ही है, उसको क्या बुझाता है, ठीक है। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। वो तेजे था। तीसरा बेटा बोला कि हम हैं बड़ा और सबसे 6 साल के बेटवा के भैया बना दिया राजा, उसको कुछ बुझाता है, दिमाग लगाया, अब मलिक काफूर को मरवा दिया और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। 6 साल के भाई था, उसका हाथ बंदी बना दिया, उसका हाथ मरवा दिया, मलिक काफूर को भी खत्म करवा दिया। अब बन गया अपने शासक, कौन, मुबारक शाह खिलजी। अब इसने खलीफा के पद को मानता नहीं बोला कि कौन खलीफा, हम कौन खलीफा के नहीं मानते, अब हम ही खुद खलीफा है ना। कौन बोला, मुबारक शाह बोला, खलीफा के पद को मानवे नहीं, ठीक है। और क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, है ना। पहले क्या था कि बगदाद के जो होते थे हेड, उसको क्या बोलते थे, खलीफा। बोला कि वो खलीफा नहीं रहे, घटाओ, हम ही खलीफा हैं,
जो हम बोलेंगे वही करेगा सब। कौन बोल दिया? मुबारक साहब। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। और आगे देखिए, और यह कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था दरबार में, है ना, और कभी कभी निर्वस्त्र भी आ गया। बौरा के क्या काम है? जब मानसिक संतुलन ठीक है ये नहीं है तो कभी कभी क्या करते, कभी कभी ऐसे ही आ जाए, निर्वस्त्र आ जाए दरबार में, बोलो राजा साहब आ रहे हैं। और कभी कभी महिलाओं का वस्त्र पहन, मतलब सलवार सूट पहन के चला है ना, बुर्का बन के चला है। उधर से आए एकदम बुर्खा पहन के गद्दी पर बैठ जाए, सब हैरान, ये कौन आ गया बुर्खा पहने, उठाए से, हम हैं राजा साहब। नहीं बचाना साहब, सब महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाए, कभी कभी निर्वस्त्र आ जाए, ये अलग बौड़ा था। ठीक है, अब इसका जितना भी मंत्री होती था सब इसे तपस्या, ये राजा है क्या है, ये बन डमरू है तो पूरा है ना, देखने में तकनीक कुछ क्या लगता है। ठीक है, तो बाद में क्या हो, इसका जो प्रधानमंत्री सब था क्या किया कि 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। कौन? खुसरो का। बोला कि जब तक ही रहेगा तो कुछ नहीं कर देगा, पूरा बन डमरू है ये तो कुछ कर सकता है ना, तो जब तक ही रहेगा तब तक हम लोग कोई काम नहीं हुआ। इसका जो अपना प्रधानमंत्री था, क्या नाम था इसका? खुसरो खां। 1320 में इसकी हत्या करवा दी और क्या बन गया, खुद शासक बन गया। अब नसरुद्दीन खुसवर शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक बस कुछ ही दिन शासक बना रहा और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश की खत्म हो गया। खिलजी वंश कहानी खत्म। तो गुलाम पढ़ लिए, खिलजी पढ़ लिए। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा जो आपको बनाना पड़ेगा, है ना, चाहे जैसे बनाइए आप लोग, हंसकर, गाकर, रोकर, कम से कम क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर लिख दें, ठीक है, पहला हो गया है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया।